Hello dear students. Today this video is for the chapter Why Do We Fall Ill? This is for class 9. Now why I had taken this chapter just after the video of cell? Because अभी इन दिनों में क्या चल रहा है? COVID-19. We are facing a big problem of this virus. So we must understand how this virus is causing this much big problem, right? So for discussing that, we must understand the basic concept of why do we fall ill. So here we go. What is this health means? But the WHO, that is World Health Organization, in 1948 defined it as a state of complete physical, mental and social well-being. इसमें सिर्फ हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि absence of disease. It's not that only. A state of complete physical, mental and social well-being. In other words, WHO recognizes 3 dimensions of health, which you can see here in the picture. That is physically fit, socially fit and mentally fit. Now, the condition essential for good health are: number 1, better sanitation. That is clean surrounding. It can be maintained by providing good sewage and rainwater disposal system and proper garbage disposal. Number 2, availability of clean drinking water. Number 3, availability of adequate nutritious food. And number 4, social equality and harmony. बच्चा हम सबको पता है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करना चाहिए और आई एम श्योर आप लोग ध्यान देते हैं. ऐसे ही हम जो वाटर लेते हैं, बच्चा ड्रिंक करते हैं, वो भी हम क्लीन लेते हैं. इसके अलावा हमारी मदर हमको बोलती हैं दाल भी खाना है, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, सैलेड भी खाना है. व्हाई? क्योंकि एडिक्वेट जो न्यूट्रिशियस फूड है वो बहुत ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए. इसके अलावा सोशल इक्वालिटी, हम हर एक इंसान को, दूसरे इंसान को रेस्पेक्ट करना चाहिए. एक जब आप करेंगे ऐसा तो यू विल डेफिनेटली गेट द सेम रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. व्हाट इज द डिफरेंस? लाइक व्हाट इज हेल्दी? अभी हमने पढ़ा स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. And what is disease free? It is simply a state of absence of any discomfort or disarrangement of the functioning of the body. Now, what are the difference? Now, number 2, healthy refers not only to the individual but also its social and community environment. बच्चा healthy में हम सिर्फ फिजिकल कंडीशन को नहीं लेते हैं, उसमें हमने अभी पढ़ा कि हमारा मेंटल स्टेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा जो सोशल एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. अगर इन तीनों में से किसी में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो पर्सन अनहेल्दी कहलाता है. जबकि डिजीज फ्री जो है इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल ओनली, कि वो डिजीज फ्री है या डिजीज फ्री नहीं है. अ हेल्दी इंडिविजुअल इज वन हु इज एबल टू परफॉर्म नॉर्मल अंडर गिवन सिचुएशन. जबकि अ डिजीज फ्री इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. अभी हमने डिस्कस किया व्हाट हेल्थ इज. नाउ दिस इज डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइन. सिंपल सा समझाऊंगी बच्चा मैं आपको. व्हाट आर सिम्टम्स? जो हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं. लाइक अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जा रहा है तो उससे होने वाला जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं बच्चा, दैट इज सिम्टम्स. जबकि साइन क्या होते हैं? दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज. भाई सिम्टम्स में आप बोल रहे हो मुझे स्टमक एक है, अब आपको ये तो ना पता है कि वो एग्जैक्टली स्टमक एक है, वो हम बोल देते हैं. कायदे से हमें क्या बोलना चाहिए? हमें एब्डोमिनल पेन है. अब एब्डोमेन में नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर देयर. अब वो नंबर ऑफ ऑर्गन्स को डॉक्टर फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे आपको कि आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आपके लिवर में प्रॉब्लम है, आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है. तो दैट जो हमें दिख रहा है बच्चा, जो जनरल है, दैट इज सिम्टम. एंड साइन विच इज फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट बाय अ डॉक्टर. Symptoms, these are the manifestation or evidences of the presence of disease of various parts of the body. जबकि साइन, these are the distinct for different disease. भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उससे एक जनरल आता है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे फीवर है,
मेरे बॉडी में हीटअप हो रहा है, तो वो एक सिम्टम है, जनरल है बच्चा। लेकिन साइन जो होता है वो अलग अलग, डिफरेंट डिजीज के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा अलग है, मुझे अगर स्पेसिफिकली इनडाइजेशन वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अलग डिजीज को शो कर रहा है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइन। नाउ हाउ कैन वी स्टे डिजीज फ्री? सिंपल, प्रॉपर फूड लें, बैलेंस डाइट खाएं, एनवायरमेंट क्लीन करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। अभी इन दिनों बहुत चल रहा है, व्हाट इज दैट, कि वी मस्ट क्लीन आवर हैंड आफ्टर meeting anyone or going outside, because coronavirus, which is a virus of course, but that is non-living when it is outside the body, and it get life when it is inside the body. So जब बाहर से वो आपके पास आ रहा है तो हैंड बच्चा एक आपका ऐसा ऑर्गन है जो आपके आईज, आपके ईयर, आपके नोज, आपका माउथ सबके टच में आ रहा है। तो अगर हम उसको क्लीन कर लेंगे तो चांसेस कम हो जाएगा कि वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाए। ना कॉजेज ऑफ डिजीज, तो बच्चा जो डिजीज है उसके दो हम पढ़ेंगे कि मे बी दैट इज इमीडिएट एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूटरी। मैं पहले नीचे वाली चीज आपको बता रही हूँ, व्हाट इज इमीडिएट कॉजेज, इट इज द रियल और प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। वो क्या हो सकता है कि पैथोजन जो है बच्चा, व्हाट इज पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। तो इमीडिएट कॉज हुआ जो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट जो जा रहा है वो इमीडिएट कॉज कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूटिव कॉजेज में क्या क्या आएगा, दैट इज कि पर्सन जो है उसका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, उसमें जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है, या हाइजीनिक कंडीशन में वो नहीं है, तो वो सेकेंड लेवल ऑफ कॉजेज हो गया। नाउ there are two type causes or factors like external or internal. What is external? That is disease causing microorganism. वही मतलब हो गया बच्चा, या inadequate आप डाइट ले रहे हैं, या environmental pollutants जो हैं that is causing disease. Tobacco, alcohol, narcotic drugs, these are all external factors. Now what are the internal factors? Like malfunctioning or improper functioning of the body part. जैसे आपकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इंट्रिंसिक है बेटा, that is inside you. एंड एक्सटर्नल जो बाहर से प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके बाहर से चीजें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंटरनल में जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है जो हमारे में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। हाइपो और हाइपर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, बच्चा कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं दैट इज हाइपर, या कम सीक्रेट हो रहे हैं जैसे हाइपो। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, अगर इंसुलिन का सीक्रेशन, इंसुलिन बच्चा एक हार्मोन है जो क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। इफ इट्स सीक्रेशन इज लेस देन व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है डायबिटीज। नेक्स्ट इज माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो दैट इज ऑल्सो अ इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर। नाउ acute and chronic, I'm sure आपने सुना होगा, what is acute disease बेटा, these last for only short period of time। छोटा सा कोई डिजीज हुआ, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ और ठीक हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कोल्ड कफ होता है, ठीक हो जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक डिजीज विच रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, एग्जाम्पल ले लो, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सारी क्रॉनिक डिजीज है। अब एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ेंगे बच्चा हम। सेकेंड पॉइंट, एक्यूट डिजीज जो हम कोल्ड लेकर चल रहे थे, दीज डोंट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। भाई आपको फॉर द टाइम बीइंग कोल्ड हुआ, ठीक हो गया, लेकिन क्रॉनिक डिजीज से लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा, हमेशा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता रहेगा। नंबर 3, पेशेंट रिकवर फुली आफ्टर द ट्रीटमेंट। कोल्ड से आप ट्रीट हो जाते हैं, ट्रीटमेंट मिल जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक डिजीज पेशेंट does not recover completely. Next, there occur no loss of weight of the patient. अगर आपको कोल्ड हुआ है फॉर द टाइम बीइंग 2-3 days, मे बी 5 days, इतना वेट लॉस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके वेट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट क्रॉनिक डिजीज में आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, वो बहुत थिन हो जाते हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक।
नाउ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज विच स्प्रेड? सबसे प्यारा एग्जाम्पल अभी जो चल रहा है हमारे पास, दैट इज कोरोना। सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है, आप न्यूज में सुन रहे हैं, आपको पता है ये वाला चीज। इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग। हम नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जितना डिस्टेंस हम बना के चल सके, क्योंकि ये डिजीज सिर्फ और सिर्फ टच करने से भी स्प्रेड हो रही है। तो इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे प्यारा एग्जाम्पल जो है वो है आपके पास दिस कोरोना वायरस। नाउ नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर आपका एग्जाम्पल हो गया हमारा हार्ट का डिजीज, कैंसर। ये कैसी है बच्चा? ये स्प्रेड नहीं होगा। मेरे को अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो मेरे से किसी और के पास नहीं जाएगा। दीज आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ द डिजीज ब्रॉट अबाउट बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस जो है वो इंटरनल फैक्टर से होता है। नंबर 3, इन्फेक्शियस डिजीज कैन पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नेवर पास। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज अकर थ्रू मीडियम, कुछ ना किसी के थ्रू तो जाएगा ना, एयर, वाटर, वेक्टर्स। एंड अगर अभी हम कोरोना का बात कर रहे थे तो इन दैट केस पर्सन टू पर्सन जा रहा है। कैसे? लेकिन किसी के थ्रू जा रहा है ना, चाहे वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जा रहा है, वो किसी भी फॉर्म में जो जा रहा है एक हेल्दी पर्सन, डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में। जबकि नॉन इन्फेक्शियस में ट्रांसमिशन इज एब्सेंट। हाउएवर हेरिडिटरी डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वो एक अलग चीज हो गई बच्चा। हम बोल रहे हैं दूसरे से मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में डायरेक्ट जा रहा है, दैट इज इन्फेक्शियस। लेकिन अगर मदर टू फीटस जा रहा है तो उसे हम नॉन इन्फेक्शियस ही मानेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, आसपास में क्लीन रखना चाहिए, हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, खुद की इम्यूनिटी को मेंटेन करना चाहिए, तभी हम कोरोना जैसी डिजीज को फाइट कर सकते हैं। नाउ नॉन इन्फेक्शियस कम्युनिटी हाइजीन इज इनइफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस। भाई आप कितना ही क्लीन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ब्लड प्रेशर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, राइट? नाउ कुछ बच्चे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जिनसे होने वाली डिजीज हैं, जैसे वायरस, कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू, एड्स, मम्स, और अभी चल रहा है हमारा कोरोना, इज अ वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कॉलेरा, टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, फूड पॉइजनिंग। फंजाई से होने वाली डिजीज ज्यादातर स्किन इन्फेक्शंस। प्रोटोजोन से मलेरिया, एमीबिक डिसेंट्री, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस। अब आते हैं वॉर्म्स। बच्चा वर्म से भी होता है, लाइक टेप वर्म से टिनियासिस होता है एंड राउंड वर्म से एस्केरियासिस होता है। नाम थोड़े आपको अजीब लग रहे होंगे, बट टेप वर्म का एक्चुअली नाम होता है टीनिया सोलियम, राउंड वर्म का नाम होता है एस्कैरिस। तो टीनिया सोलियम से जो डिजीज होगी बच्चा उसे बोलेंगे हम टीनियासिस, एंड एस्कैरिस से जो होगी उसको एस्केरियासिस। नाउ वर्म से एक और डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। नाउ डिजीज एयर से आ रहा है, फूड से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, वेक्टर बॉर्न है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। वो तो हो गया कि किससे आ रहा है। कॉजिंग फैक्टर क्या है? एयर से अगर आ रहा है तो कॉजिंग फैक्टर कौन हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी जर्म हो सकता है। एग्जाम्पल आप ले लो कॉमन कोल्ड, ज्यादातर कॉमन कोल्ड एयर बॉर्न होता है। फूड बॉर्न, ऑफ कोर्स ये भी बैक्टीरिया से, टॉक्सिन, वायरस, फंजाई जो हमारे फूड में प्रेजेंट है। फूड पॉइजनिंग एग्जाम्पल है। वाटर बॉर्न डिजीज, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर है जिसमें ऑफ कोर्स जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट है, जैसे कॉलेरा एंड एमीबाइसिस। लाइफस्टाइल, दे अकर बिकॉज ऑफ पुअर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर आप बात करोगे तो दैट इज हार्ट डिजीज और डायबिटीज। वेक्टर बॉर्न, जैसे अभी मैंने आपको बताया मलेरिया, बच्चा वेक्टर बॉर्न है। मलेरिया को कौन लेकर आता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम
जिसका कैरियर कौन होता है? इसका कैरियर होता है हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि एक मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल जाता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा इसमें एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड एक और एग्जाम्पल हो गया साइफिलिस। बच्चा अगर आप एग्जाम्पल्स को किसका कौन सा एग्जाम्पल है उससे अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। नाउ सम डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे स्टैफिलोकोकस एक्ने डिजीज करता है, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कोरोना जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं बच्चा, दैट इज ऑल्सो सार्स क्योंकि वो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, लिश्मानिया काला ज़र डिजीज करता है, एस्कैरिस एस्केरियासिस करता है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या कॉज करता है? एड्स। याद करना है बेटा आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। सो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे होने वाली डिजीज के नाम याद करने हैं। ये आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपको आगे वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। नाउ कॉमन ह्यूमन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट वेक्टर्स हैं जिनसे डिजीज ट्रांसमिट होती है? जैसे फीमेल एनोफिलीज अभी बताया, मलेरिया, क्यूलिक्स एक बच्चा मॉस्किटो है जिससे फिलेरियासिस होता है, एडिस होता है, एडिस आपने सुना भी होगा क्योंकि लास्ट लास्ट 2 years में ये डेंगू डिजीज बड़ी कॉमन हुई है और हमको इसके बारे में पता चला है। फ्लाइज जैसे हाउस फ्लाई से टाइफाइड, कॉलेरा, सैंड फ्लाई से काला ज़र, सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस, रैट फ्ली से प्लेग। सो दीज आर द डिजीज जिसका वेक्टर कौन है? इंसेक्ट। नाउ 2 चीजें पढ़ेंगे हम बेटा, एक पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट और एक पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या बोलता है ये? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, मतलब हमें कोई डिजीज हो गया है तो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को हम रिड्यूस करें। कैसे? बाय टेकिंग मेडिसिन। एग्जाम्पल, आपको कोल्ड हुआ, साथ में फीवर हुआ, तो आप फीवर को अपने नॉर्मल करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो दैट इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। एंड नंबर 2, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि सिम्टम्स को किल करना इज नॉट सॉल्यूशन। दूसरा क्या तरीका है? टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं बच्चा? बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एज सच हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन अगर इन केस हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो हमें ओरली भी एंटीबायोटिक्स का इंटेक करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक्स नेवर वर्क ऑन वायरस। वायरस के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है? इंटरफेरोन्स। सो bacteria can be killed by antibiotics but not virus, right? Now principles of prevention. बच्चा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है? While treating an infectious disease, following limitation are normally confronted. क्या? Person suffer from a disease, his body functions are impaired and may never recover completely. कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन जिसको डिजीज हुई है उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है। As treatment take time, the patient is confined to bed for some time. Number 3, the infected persons serve as potential source of spread of this infectious disease to other person in the community. तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को इन्फेक्शन है तो हम ध्यान रखें कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। नंबर 2, जो पेशेंट है उनका क्योंकि बॉडी में वीकनेस आ गया है तो उन्हें बेड पर टाइम देना चाहिए, या उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, राइट? नाउ प्रिवेंशन में भी 2 तरीका होता है बच्चा, एक जनरल वेज होता है और एक स्पेसिफिक वेज होता है। जनरल वेज में मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, रूटीन मेडिकल चेकअप्स, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और स्पेसिफिक वेज में आती है वैक्सीनेशन। अभी आपको मालूम है कोरोना को ट्रीट करने के लिए क्या चीज सर्च किया जा रहा है? वैक्सीन सर्च किया जा रहा है। अब ये वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन होता है बेटा डिसआर्म्ड पैथोजन, मतलब जैसे हमारा कोरोना जो डिजीज है वो एक वायरस से आ रहा है। अब उस वायरस को आप
थोड़ा सा मतलब उसको डिसआर्म करके, मतलब उसकी क्वालिटी, उसको जो इन्फेक्शियस कॉज करने वाला उसका जो चीज है उसको हम थोड़ा खत्म करके हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करें, ताकि हमारी बॉडी को समझ में आ जाए कि इस तरह का वायरस इस दुनिया में है। अब ये वायरस हमारी बॉडी जब फेमिलियर हो जाएगी तो इसके अगेंस्ट जो है वो इंटरफेरॉन्स बना लेगी या इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। अब जब भी हमें दोबारा ये वायरस से कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उस टाइम पर हमारी बॉडी को आइडिया है कि इस तरह का दुश्मन हमारी बॉडी में अगर आएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट किस तरीके से फाइट करेगी। बच्चा ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। जैसे आपने लिया होगा पोलियो का वैक्सीन, सो पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। अब उस वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर पोलियो का एक वायरस डिसआर्म करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब वो डिसआर्म पैथोजन जो है वो आपकी बॉडी को क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये दोबारा जब भी आएगा अब मैं इससे फाइट कर लूंगा। नाउ वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, 2 वेज जो मैंने अभी आपको बताया। जनरल वे, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, sanitation, sterilization, education, proper immunization against disease, eradication of vectors, isolation तो अभी हम बहुत पढ़ रहे हैं, proper and sufficient food, and specific ways, that is prevention of infectious disease related to peculiar property of the immune system that usually fights against the infection। मतलब बच्चा वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और क्या था वो मैंने अभी आपको बताया कि वैक्सीन होता क्या है कि हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे डिसआर्म करके उसके वेपन सारे छीन लेते हैं और हमें पता लग जाता है हमारी बॉडी को कि इस तरह का दुश्मन हो सकता है। तो जब भी वो दोबारा अटैक करेगा हमारा बॉडी जो है उसके लिए प्रिपेयर रहेगा टू फाइट। दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। नाउ हियर आई एम शोइंग सम वैक्सीनेशन जो आई एम श्योर आप लोगों ने लिया होगा, जैसे डीटीपी। डीटीपी किसके अगेंस्ट होता है? डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस बोलते हैं बच्चा हम वूपिंग कफ को। नाउ एज ग्रुप भी दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा। हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट होता है, पोलियो जो पोलियोमाइलाइटिस के अगेंस्ट होता है, बीसीजी जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट होता है। सो दीज आर वैक्सीन जिनके नाम आपको याद करने हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा आपको कौन कौन से वैक्सीनेशन हुआ है, राइट? नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Still, if something is left, we will discuss that part also. Please go through the slides again and again and try to learn different diseases